ओएस्टेट एग्ज़ाम को और 1 महीना भी नहीं बचा है, ठीक है, कम दिन है। तो सबसे पहले ओडिया इंग्लिश देखने को मिलता है जो कि कंपलसरी होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए इतना हड़बड़ाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। ओडिया में होता क्या है, आपको पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होगा। मतलब आपके सामने ही वो पैसेज है, उस पैसेज में ही आंसर है, ठीक है। बस उसी को ढूंढ के आपको आंसर करना है। और कहते हैं ना कि 2-3 बार पहले पढ़ लेना है पैसेज, उसके बाद आंसर करना है। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। मैं तो कहूँगी सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है और ऑप्शन वगैरह पढ़ लेंगे और डायरेक्ट आपको पैसेज जाना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन देखना है, क्योंकि अक्सर फर्स्ट लाइन से पहला वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो पहले आप अनुच्छेद को मत पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप अनुच्छेद पढ़िए। आपको इजीली वो आंसर आ जाएंगे, कम टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ से जो क्वेश्चन हो वो गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि वो फ्री का मार्क होता है। और उसके बाद पद निर्णय, यहाँ पर क्या होता है, एक पद आपको दिया जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन किया गया होगा। उसको आपको पहचानना है कि ये क्या है, विशेष्य है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। तो इसको तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, है कि नहीं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, आपको पता है, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका मार्क उठ जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। मतलब उड़िया इंग्लिश पढ़ना तो मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना कि उसका जो भी ग्रामर बुक है उसको निकाल के पूरा पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पैसेज आपको ऐसे ही आएगा, आपके सामने आंसर होगा। उसके बाद पद निर्णय तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वाक्य पूछेगा, सरल, यौगिक और जटिल। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में जो है उड़िया में भी वही है, कुछ अलग उतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसको भी आप अगर यहाँ पर आप वाक्य पढ़ लेंगे तो वहाँ हिंदी में भी आपका वाक्य आ जाएगा, तो दोनों तरफ से हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अगर हिंदी में आप पढ़े हैं ना, अच्छे तरह से समझ गए हैं, तो उड़िया में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वाक्य का क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये जो णत्व विधि, सत्व विधि, इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि कहाँ पर मूर्धन्य स होता है, कहाँ पर न जो है ण बन जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ग्रामर बुक से, उड़िया का जो भी स्टेट बुक का ग्रामर बुक है वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है साधारण अशुद्धि, इसे भी थोड़ा ग्रामर बुक से देख लीजिएगा। जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिया रहता है ना, वहीं से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूढ़ी, रूढ़ी तो आपको ऐसे तो नहीं कह सकते ना कहाँ से आएगा, बुक से आएगा, बाहर से आएगा। तो रूढ़ी वहाँ पर आपको देख के ही समझना होगा कि क्या हो सकता है उसका अर्थ, ठीक है। और अलंकार थोड़ा आपको पढ़ना है और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा जो भी स्टेट बुक का जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जो पद वगैरह दिए रहते हैं एग्जाम्पल में, और वहाँ पर मतलब जैसे कि अनुप्रास अलंकार के लिए अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया है, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी मतलब नोट कॉपी में नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है किस किस अलंकार के लिए, और वहीं से आपको पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं बस उसी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और कृदंत में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर देखिए धातु के साथ अगर किसी प्रत्यय को आप जोड़े हैं तो उसी को कहते हैं क्या, कृत प्रत्यय, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर तद्धित दिया हुआ है, अगर शब्द के साथ आप किसी प्रत्यय को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको तद्धित प्रत्यय कहेंगे, ठीक है, उस प्रत्यय को। और अगर तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है तो तद्धितांत शब्द, है कि नहीं। तो कृदंत तद्धित में भी उतना कुछ है नहीं। उसके बाद समास, समास आप हिंदी में भी आपको मिलेगा समास और उड़िया में भी, और दोनों सेम हैं, ठीक है, उतना कुछ अलग है नहीं। तो समास आप उड़िया में पढ़ लें चाहे हिंदी में पढ़ लें, मैं कहूँगी कि हिंदी में आप पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि आगे चलकर जैसे कि आरएचटी में नहीं होता है उड़िया, है ना, हम पेडागोजी और हिंदी का ही बस एग्ज़ाम लिखते हैं। तो एलटीआर वगैरह में भी आपको उड़िया नहीं देखने को मिलेगा, हिंदी और पेडागोजी देंगे। तो आप हिंदी का समास देख लीजिए, उड़िया में भी वही ठीक हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि तत्पुरुष हो, कर्मधारय हो। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य मिलेगा तो कर्मधारय। हिंदी में जो है उड़िया में भी वही है ना। तो उड़िया को अलग से क्यों ही पढ़ना। जो हिंदी में अगर नहीं है उसको आप उड़िया ग्रामर बुक से पढ़ लें, और अगर हिंदी बुक में आपको मिल जा रहा है जो चीज़, उसको उड़िया में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उड़िया समझ में आता है और हिंदी भी, है ना, अच्छे से। तो हिंदी का पढ़ लीजिए समास, वही यहाँ पर भी काम आ जाएगा। और उसके बाद विभक्ति भी आपको हिंदी में मिल जाएगा, है ना, हिंदी के सिलेबस में भी है, तो वहाँ से आप विभक्ति भी ले सकते हैं। और विभक्ति बहुत ही ईजी है। एक जो टेबल होता है ना ग्रामर बुक में विभक्ति चिन्ह का, उसी को याद कर लीजिए अच्छे से, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह हो सकता है, होता है, क्यों होता है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। और इंग्लिश भी इतना कुछ मतलब टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अनसीन पासेज आएगा उसको तो आप देखकर ही ठीक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है। और एक ही बार में पैसेज और क्वेश्चन ख़त्म करना है, 2-3 बार ना पढ़ना पड़े, ध्यान रखिएगा, और सही करना है, ठीक है। गलत नहीं करना है, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है कभी भी। और पोइम से भी एक मिल जाएगा आपको पैसेज, ठीक है। तो 5-5 10 मार्क तो आपका ऐसे ही हो गया। ग्रामर बहुत इजी आता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, मतलब जैसे कि सेंटेंस वगैरह पूछ देता है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आपको हिंदी में तो पता है ना। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से आप वाक्य पढ़ते हैं, तो प्रश्नसूचक वाक्य कौन सा है, आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है, बस उसी हिंदी को ही यहाँ पर यूज कीजिएगा, ठीक है। बस उस हिंदी को थोड़ा सा ट्रांसलेट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और बहुत ही ईजी आता है इसका इंग्लिश का ग्रामर भी, ठीक है। और मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स, ये अगर आपको आएगा तो कीजिएगा, वरना नेगेटिव मार्किंग तो होता ही नहीं है। देख लीजिएगा, वहाँ पर इतना हार्ड तो नहीं आता है, इजी आता है थोड़ा सा। अगर आपको आता होगा तो ध्यान से कीजिएगा। इसके लिए भी उतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा वर्ड पूछेगा थोड़ी ना किसी को मालूम है ना। तो थोड़ा सा देख के कीजिएगा, कभी कभी हम देखते ही हमें पता चलता है कि ये सही हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि अनसीन पैसेज से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ग्लोबल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, ये सबको देख के ना उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपके सामने पैसेज होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो पैसेज का जो 5 के 5 क्वेश्चन ना सारा ठीक होगा, ठीक है, उसको गलत नहीं करना है। इसके बाद आपको हिंदी मिलेगा, ठीक है। हिंदी 60 मार्क, और यहाँ पर जो सिलेबस है ना वो आपको RHD हो, LTR हो, SSD डिपार्टमेंट का जो भी आएगा रिक्रूटमेंट वहाँ पर हो, हिंदी के लिए आपको यही सिलेबस मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो लिखा है ना तत्सत, किसने लिखा है, अज्ञेय, मतलब ये तक भी नहीं चेंज होता है कभी भी सिलेबस में, ठीक है। जबकि तत्सत का जो लेखक हैं वो जैनेंद्र हैं, ठीक है। ये तक भी कभी नहीं चेंज होता है, तो इस सिलेबस का चेंज होना तो मतलब क्या ही कहें, कभी नहीं होगा, ठीक है। यही होगा, इसी को ही। और ये मत सोच के पढ़िए कि आपको 53 में पास हो जाएंगे तो बस 53 ले आना है, या फिर 68 में पास होंगे तो 68 ही लाना है, मतलब उतना लाएंगे तो हो जाएगा, पास ही करना है, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि अभी LTR आपको आपके सामने है, ठीक है। SSB TGT आपके सामने है, SSD डिपार्टमेंट का भी आएगा, वो भी जो टीचिंग एग्ज़ाम वो भी आपके सामने है, ठीक है। और उसके लिए आपको हिंदी का यही सिलेबस मिलेगा। तो ना हिंदी का ये जो सिलेबस है आपको बहुत मतलब बारीकी से पढ़ लीजिए, ताकि ना आपका OSTET भी क्लियर हो जाए, और जो आगे LTR वगैरह देंगे वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। बाद में आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ये सोच के आप पढ़िए और अच्छे से पढ़ लीजिए। और OSTET का जो भी हिंदी क्वेश्चन आता है ना बहुत ईजी आता है, मतलब इतना डीपली नहीं आता है जैसे कि RHT में पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन होता है। लेकिन आप पढ़िए RHT लेवल पर, ठीक है, डीपली पढ़िए, लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। जो निबंध है, निबंध में आपको बनाम लॉर्ड कर्जन और भोलाराम का जीव, ये दो बहुत ही ईजी हैं। भोलाराम का जीव आपको यूट्यूब में आप क्या करिए, जो भी ना बहुत सारे निबंध, उपन्यास, कहानी, इन सब का एनिमेटेड स्टोरी मिल जाएगा आपको, ठीक है।
एनिमेटेड होके वो कार्टून बना के वहाँ पर यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो उन सबको देख लीजिए। जैसे कि भोलाराम का जीव एक यूट्यूब चैनल में है, नाम मुझे पता नहीं, लेकिन स्टोरी एनिमेटेड स्टोरी है। उसे आप एक बार देख लीजिएगा ना, तो एकदम मतलब दिमाग में छप जाएगा कि कैसे हुआ था, भोलाराम कौन था, नारद कौन थे, फिर कैसे क्या हुआ। ठीक है, नारद कैसे ऑफिस गए थे, फिर क्या क्या हुआ था, भोलाराम का जीव जो है कहाँ पर मिला था। मतलब इतना अच्छा, मतलब वो एनिमेटेड स्टोरी जो है ना पूरा दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो सपोज अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है ना, तो आप यूट्यूब से स्टोरी वगैरह सुन सकते हैं, और सुन सुन के अगर 2-3 बार सुनेंगे तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और याद रह जाएगा पूरी कहानी। तो बनाम लॉर्ड कर्जन 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, इतना यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट भी है नहीं। ठीक है, और भोलाराम का जीव कहानी, ये इसको आप देख सकते हैं, एनिमेटेड स्टोरी है। क्रोध और अशोक के फूल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसे आप अंडरलाइन, अगर आपके पास बुक है तो अंडरलाइन करके पढ़िएगा। ठीक है, और अगर पीडीएफ है तो वहाँ पर पीडीएफ में भी सिस्टम होता है कि उसको आप कैसे अंडरलाइन कर सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो वैसे अंडरलाइन करके पढ़िए, ताकि जब 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको बार बार रिपीटेड, मतलब लाइन को रिपीट नहीं करना पड़े। जो अंडरलाइन आप किए होंगे बस उसी को देख लीजिएगा बार बार। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और उसके बाद कर्मभूमि दिखता है बहुत बड़ा उपन्यास, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एकदम बस ऐसे लगेगा कि आपको 10-11 कहानी है और एक के बाद एक कहानी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऋषियों की तरह ही है। और एक समीर नाम का शायद कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जो ऑडियो बुक टाइप का वो बोलते हैं, उससे आप सुन लीजिएगा। समीर गोस्वामी शायद, उनका सुन लीजिएगा। मतलब बहुत इजीली ये ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कर्मभूमि ख़त्म हो गया। लेकिन कर्मभूमि बुक अगर आप निकालेंगे ना, पढ़ते पढ़ते आपको मतलब बोर लगेगा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। और अगर एक बार पढ़ना आपने छोड़ दिया, मतलब 2-3 कुछ पेजेस पढ़े और उसके बाद छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन बाद पढ़ा, तो फिर से जो पुराना पढ़े होंगे ना वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो फिर से आपको पहले से पढ़ना होगा, मतलब एक इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आप यूट्यूब में सुन लीजिए, बहुत सारे ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से उपन्यास सुन लीजिएगा, लंबा है लेकिन एक बार सुनेंगे तो ठीक लगेगा, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपना नोट्स बना लीजिएगा, छोटा छोटा लाइंस, तो वो आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, और उसके बाद चित्रलेखा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चित्रलेखा बस किसके पास से किसके पास जाती है, क्या क्या होता है, पाप पुण्य कैसे श्वेतांक और विशाल देव को किस तरह से वो पहचानेंगे, पाप क्या है पुण्य क्या है, उनके हिसाब से क्या है पाप, गुरु रत्नांबर के हिसाब से पाप क्या है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इसको आप छोटा सा बुक है, पढ़ने से ये ख़त्म हो जाएगा। और जब भी पढ़ना शुरू करते हैं ना, शुरुआत से ही आप अंडरलाइन करके पढ़िए, शुरुआत से ही छोटे छोटे लाइन्स आप नोटबुक में कॉपी कीजिए। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और आपका बंटी, ये तो बहुत ही मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आम जिंदगी की एक कहानी है। ठीक है, जो क्या उपन्यास है। ठीक है, मतलब जैसे निजी ज़िंदगी में आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे किस तरह से, और जब डिवोर्स होता है पति पत्नी का, तो जो छोटा सा बच्चा होता है उस पर क्या गुजरता है, मतलब एक ही बहुत ही हार्ट टचिंग वाला उपन्यास है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बोर तो नहीं लगेगा आपको कभी भी, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं पर किसकी उम्र कितनी है। ठीक है, जो भी नंबर्स वगैरह जो होते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोटबुक में कॉपी कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद चरित्रों के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसका पति कौन था, किसके पास किसके कितने बेटे थे। ठीक है, और किसका बेटा कहाँ पर नौकरी करता था, कहाँ पढ़ता था, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कहानी तो क्या ही कहूँ, मतलब 10-15 मिनट में एक एक कहानी ख़त्म हो जाएगी, है ना।
कफन और पूस की रात तो एक जैसे ही हैं, दोनों के दोनों ठंड ठंड और गरीबी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। पुरस्कार आकाशदीप ये दोनों एक जैसे हैं, एक में आपको अरुण और मधुलिका और एक में चंपा बुधगुप्त मिल जाएंगे। तो लव स्टोरी वगैरह है, बहुत अच्छा लगेगा। पुरस्कार आकाशदीप पढ़ेंगे। कफन पूस की रात भी मतलब बहुत ईजी है, उतना कुछ क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और तत्सत तो कुछ भी नहीं है, बन ही पढ़ना है और कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा किसने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, किससे पूछा था। और जैसे कि बांस को कहते हैं बागमी, ठीक है, तो किसको क्या कहा गया है तत्सत में, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद प्रायश्चित में ध्यान दीजिएगा किसने, मतलब बहुत ये पूछा जाता है, बिल्ली मर गई किसने कहा, बिल्ली भाग गई किसने कहा, और उसके बाद पूजा पाठ के लिए कितने रुपए, ये सारे थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देखिएगा। गर्मी के दिन में तो ज़्यादातर बातें जो है वो नित्यानंद तिवारी, ठीक है, वही करते रहते हैं। तो क्या क्या बोले हैं किसके बारे में, और कौन कौन उनके पास आए थे, कौन कौन उनके पास बैठे थे, उनके अगल बगल दुकानदार, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर पत्नी में क्या है कि जो भारतीय पत्नी है वो उसके अंतर्मन में जो कुछ भी वो सोचती है, क्यों सोचती है, फिर क्या क्या मतलब उसके मन में चलते हैं, वही है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो भी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वापसी, किस तरह से जो गजाधर बाबू हैं वो घर वापस आते हैं नौकरी से, फिर घर पर उनकी जो हालत है, मतलब वो क्या अनुभव करते हैं, कैसे लगता है, वो क्या सोच के घर वापस आते हैं और उनके साथ क्या क्या हो जाता है, फिर वो घर से वापस कहाँ जाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और चीफ की दावत में होता क्या है कि चीफ की दावत है यानी कि वो खाने के लिए आते हैं। तो खाने के लिए आने से पहले किस किस चीज़ की तैयारी है, वो जब खाने के लिए आते हैं तब क्या क्या होता है, खाने के बाद वो चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और नाटक भी चंद्रगुप्त जो है बहुत मतलब बड़ा नाटक है, 44 दृश्य कुछ कम नहीं है। हम बुक निकालते हैं तो लगता है कि ख़त्म नहीं होता। तो इसको भी आप ना डायग्राम बना सकते हैं छोटे छोटे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाना आता हो तो छोटे छोटे डायग्राम बना सकते हैं हर एक दृश्य के लिए, तो आपको वो इजी रहेगा। मतलब पॉइंट्स लिखने से अच्छा है कि आप डायग्राम बना दें, ठीक है, कि किस दृश्य में कौन कौन पात्र थे और कहाँ से कहाँ जाते हैं, ऐसे शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे दृश्य यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। और सिंदूर की होली मतलब इतना छोटा सा नाटक है कि क्या कहूँ, ठीक है, एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है। बस कैसे सिंदूर की होली खेली जाती है, कौन किसको मार देता है, कौन किससे घूस लेता है, क्यों घूस लेता है, बस इसी का नाटक है, ठीक है। और ना किसका लेखक कौन है, किसके कवि कौन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, ये तो कालिदास की निजी ज़िंदगी पर आधारित है। तो किस तरह से मतलब एक नाटक है, आषाढ़ का एक दिन से शुरू भी होता है और आषाढ़ का एक दिन में ख़त्म भी हो जाता है, और क्या क्या होता है उस बीच में उसे देखना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में आपको यथार्थ भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है हम सिर्फ भावनाओं में नहीं जी सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें भी पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो उसे आपको आप देखेंगे उस नाटक में, वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बड़ा है, उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जिस तरह चंद्रगुप्त बड़ा है लेकिन ईजी है, वो डायग्राम बना देंगे तो हो जाएगा। सिंदूर की होली सिर्फ पढ़ देंगे एक बार तो हो जाएगा, लेकिन आषाढ़ का एक दिन आपको 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है। और गौरा रजिया अष्टावक्र ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, गौरा भी एक बार, ये तीनों को एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद पद्य विभाग में देखिए कबीरदास के दोहे तो बहुत ईजी हैं, मतलब ग्रेजुएशन में भी आप पढ़े होंगे, तो ये कबीरदास के दोहे जो है समझने में बहुत आसान है, ठीक है। इन्हें एक एक बार आप सुन लेंगे ना, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, इससे आप एक एक बार पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, आपको अर्थ अपने आप मालूम पड़ जाएगा। और सूरदास के पद भी आप, इसका अर्थ भी आप अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद तुलसीदास का जो है केवट प्रसंग भरत महिमा बड़े हैं, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। केवट प्रसंग थोड़ा छोटा है, भरत महिमा थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है।
भरत महिमा का जो व्याख्या है आपको गूगल में मिल जाएगा। उसका पूरा व्याख्या यूट्यूब में तो नहीं मिलता है, गूगल में मिल जाएगा। और केवट प्रसंग का भी आपको गूगल में उसका पूरा व्याख्या मिल जाएगा, ठीक है। बिहारी का तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 ही पद हैं, तो ये भी एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और फिर यशोधरा, यशोधरा का आपको बताया नहीं गया है कि कौन सा अंश आएगा, ठीक है, किस पाठ से आएगा। यशोधरा बहुत ही बड़ा काव्य है, और अगर यूट्यूब देखेंगे तो हर कोई बस एक ही पाठ पढ़ाता है, ठीक है, एक ही भाग पढ़ाता है यशोधरा का। पूरा जो काव्य है किसी ने नहीं पढ़ाया है, मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिला होगा तो देख लीजिएगा। और इस बार तो यशोधरा से मतलब जो पाठ हमें पढ़ाया जाता है ना, सखी हुए मुझसे कहकर, मतलब जो यशोधरा का विरह वर्णन है वो सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाता है किसी और अंश से। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आरएचटी का जो एग्ज़ाम है ना, वहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो पाठ हम पढ़ते हैं उससे बाहर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो स्टेट में तो शायद नहीं आएगा, लेकिन एलटीआर वगैरह के लिए अगर आप अभी से देख रहे हैं तो यशोधरा का पूरा जो काव्य है उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र प्रथम 3 सर्ग दिए हैं। इसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लगता है, मतलब प्रबंध काव्य की तरह है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, लेकिन फिर भी इसका भी आपको ऑडियो बुक मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब में। 2-3 बार अगर सुनेंगे ना, सुनने से थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। पढ़ने से पहली बार अगर पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या लिखा है कुछ नहीं समझ में आएगा, तो पहले क्या कीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। 2-3 बार सुन लेंगे तो उसके बाद पढ़ने में मज़ा आएगा। और पथ की पहचान जुगनू ये तो कुछ भी नहीं है, झांसी की रानी भी हो जाएगा, ठीक है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। भारतवर्ष थोड़ा देख लीजिएगा, और हिमाद्री तुम तो बहुत ही छोटी सी कविता है, भारतवर्ष थोड़ा देखिएगा। प्रथम रश्मि ताज ये भी छोटे छोटे हैं। संध्या सुंदरी दौड़ती पत्थर, इसमें भी कोई उतना मतलब हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और जो भी पढ़े ना, जो भी कविता पढ़ रहे हैं थोड़ा अंडरलाइन कीजिएगा, जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज श्याम तन लिखा है तो श्याम पर अंडरलाइन कर दीजिएगा कि तन जो है किसका था, श्याम था, ठीक है। अकाल में दो बहुत दिनों के बाद, ये भी ईजी है, सबसे ईजी तो बहुत दिनों के बाद है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हिंदी और ओडिया ध्वनियाँ, तो ये जो भी यहाँ पर सिलेबस में है ये सारे आपको स्टेट बुक के जो आपके हिंदी ग्रामर बुक है ना वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कहाँ से पढ़ना है, कौन पढ़ा देगा, कुछ नहीं। 8, 9, 10 का बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। सिलेबस में देखिए हिंदी और ओडिया ध्वनियाँ है, ये आपको किस क्लास के बुक में मिल रहा है वो देखिए, उस क्लास का बुक निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। पहली बार नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 2-3 बार पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए और हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय तो कुछ भी नहीं है, एक शब्द दिया होगा उसके पहले पार्ट को आपको देखना है, उपसर्ग मिल जाएगा। अगर प्रत्यय पूछा है तो अंतिम पार्ट को देखना है ना। संधि समास, इसको अगर आपको जानना है तो शब्दों को तोड़ना और जोड़ना आपको आना चाहिए। अगर एक शब्द को देखकर आप तोड़ पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, सही से, तो आपको संधि समास में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। विलोम और पर्यायवाची ये भी आपको स्टेट बोर्ड के बुक से देखना है। और शब्दों की सही वर्तनी, इसको थोड़ा मतलब मुझे तो लगता है देखने में जो सुंदर लगे ना वही होता है। कभी कभी आप देखिएगा जो गलत वर्तनी वाले होते हैं उसे हम देखते हैं ना तो हमें थोड़ा ऑड लगता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वर्तनी में कुछ नहीं कर सकते कि कौन सा शब्द आएगा, क्या होगा, ठीक है। गलत होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं, इसके लिए इतना भी स्ट्रेस भी नहीं लेना है। और लिंग वचन तो बहुत ही ईजी हैं, ठीक है, एक वचन बहुवचन बस देखना है। थोड़ा जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स तो याद नहीं होंगे लेकिन जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं उन्हीं को बार बार देखने से ना याद हो जाएगा। जैसे चिड़िया का चिड़िया, अगर 3-4 बार देखेंगे ना चिड़िया का चिड़िया तो आपको फिर मतलब याद रह जाएगा। जब क्वेश्चन देखेंगे चिड़िया तो आपको यूँ ही आ जाएगा कि भाई चिड़िया होगा, ठीक है। और कारक विभक्ति विशेषण ये भी बहुत ईजी है, विशेषण तो सब बहुत ईजी है, कारक पढ़ेंगे तो विभक्ति भी हो जाएगा।
उसके बाद क्रिया जो है सकर्मक अकर्मक, कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक, कर्म कभी नहीं हो सकता तो अकर्मक, कर्म कभी हो सकता है तो सकर्मक, है ना। और सरल मिश्र यौगिक प्रेरणार्थक इतना क्रिया देखना है। स्टेट बोर्ड के जो भी बुक्स हैं बस उन्हीं को पढ़िए, आपका ये जो भी हिंदी के ग्रामर हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। ओ स्टेट में 60 मार्क का आएगा हिंदी, आप अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप 60 को 60 मिल जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। और यहाँ पर ओ स्टेट भी क्लियर और उधर LTR भी आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिलेबस हिंदी का यही सेम है। काल भी बहुत इजी है, अगर 2-3 बार उसका एग्जाम्पल्स वगैरह आप ध्यान से देखिएगा ना, एक टेबल बना दीजिएगा, काल के जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं को लिख दीजिएगा टेबल में और एनालाइज कीजिएगा खुद ही कि किस काल में किस प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया है, 2 एग्जाम्पल्स के बीच डिफरेंस क्या है, क्यों ये जो है सामान्य भूतकाल है और क्यों ये जो है सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। मतलब थोड़ा एनालाइज करेंगे ना 2 एग्जाम्पल्स के बीच में तो वो हो जाएगा, काल के बीच में जो अंतर होंगे आपको पता चल जाएगा और काल के जो भेद होंगे वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद वाक्य में क्या है, सरल क्या है, संयुक्त क्या है, मिश्र क्या है, इसको देखना है। और अर्थ के आधार पर तो बहुत ही इजी होते हैं, जैसे कि ऑर्डर है तो आज्ञार्थक, प्रश्न है तो प्रश्नवाचक, ठीक है, वो बहुत इजी होता है। और मुहावरे कहावतें तो छोड़ दीजिए, हाँ थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे तो इतना सारा याद नहीं रहेगा, है ना। तो एग्ज़ाम में जो भी मुहावरा हो, कहावतें हो पूछा जाएगा तो वहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है, कि कौन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं। और उसके बाद विधि थोड़ा देखिएगा। और आपने बीएड तो किया है या फिर कर रहे होंगे, बीएड सेकेंड ईयर में होंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं ना बच्चे, तभी बीएड में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है और अनुकरण वाचन क्या होता है, आदर्श वाचन क्या होता है, बीएड में सब कुछ सिखाया जाता है। तो आपके जो भी बीएड के बुक्स होंगे ना, वहाँ पर आपको ये विधियाँ बहुत अच्छे से मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बोध प्रश्न, ज्ञान बोध ज्ञान प्रश्न, भावबोधक प्रश्न, चिंतामूलक प्रश्न क्या है, ठीक है। उसके बाद पद्यपाठ विधि, गद्यपाठ विधि, पद्यपाठ विधि, व्याकरण विधि, ये सारे आपको बीएड में पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो इतना आपको हार्ड मतलब ये आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने इसको पढ़ के ओ स्टेट दे रहे हैं। और अनुवाद ओडिया से हिंदी, मतलब ओडिया और हिंदी बहुत सिमिलर होते हैं, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ठीक है। उड़िया के वर्ड्स और हिंदी के वर्ड्स में थोड़ा लिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहाँ पर का होगा, की होगा, गा होगा, गी होगा, इस पर ही थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वरना शब्दों में तो उड़िया और हिंदी काफ़ी हद तक सेम रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लिंग का ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार अगर आप प्रोनाउंस करेंगे वहाँ पर तो आपको सही जो वाक्य है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और गद्यांश पद्यांश में तो कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही उत्तर होगा, बस उसी को छांटना है और लिखना है। इसके बाद आता है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी में यहाँ पर आपको 50 मार्क देखने को मिलेंगे और RHT में तो आपको 20 मार्क देखने को मिलता है। और जो 20 मार्क के लिए जो भी सिलेबस है ना, वो इस जो 50 मार्क के लिए जो सिलेबस है इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसी में ही आपको वो 20 मार्क का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो कुछ अलग सा नहीं होता है, यहाँ से ही थोड़ा सा कुछ काट छाँट के वहाँ पर 20 मार्क के लिए दिए गए होते हैं। तो वो जो 20 मार्क का जो सिलेबस है ना, उसको आप थोड़ा यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि LTR के टाइम आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े वो चीज़, ठीक है। जैसे कि जीन पियाजे है, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा और 20 मार्क वाला में भी, ठीक है। तो आपको यहाँ से ही उसको अच्छे से क्लियर होना है, ठीक है। तो ज़्यादा देखिए, 50 मार्क्स का जो भी सिलेबस है यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान उस पर देना है जो 20 मार्क के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको जो पेडागोजी है इसके लिए बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश में, ओ स्टेट में तो इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में पेडागोजी पढ़ाने के लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे थोड़ा देख लीजिएगा कि जो मतलब टॉपिक वाइज जो भी पढ़ाए होंगे, ठीक है, इजीली जिनका समझ में आता होगा, जिनके वीडियोज़ में लाइन बाय लाइन पॉइंट्स लिखे होंगे, उनको प्रिफर कीजिएगा, ठीक है।
और क्योंकि उन्हीं पॉइंट, वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आपके बीएड बुक्स में भी आपको ये सारे मिलेंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर यूट्यूब को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यूट्यूब फॉलो कीजिए पेडागोजी के लिए। ग्रोथ डेवलपमेंट और थ्योरीज डेवलपमेंट, ये मतलब एक एक कहानी जैसे ही हैं। जो पियाजेट हैं, नोम चॉम्स्की हैं, एरिक्सन हैं, कोहलबर्ग हैं, इनकी एक एक कहानी है, ठीक है। बस इन्हीं को जान लेना है कि कौन किसके ऊपर प्रयोग किए थे, क्या प्रयोग किए थे, क्या क्या सिद्धांत दिए थे, इसे थोड़ा देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बुद्धि, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, इसको तो आप बीएड में भी पढ़े होंगे। और लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी, यहाँ पर जो भी ये सिलेबस है, ये आपको आरएचटी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एलटीआर में भी। तो पियाजे और वाइगोस्की तो बहुत ईजी है, आपको गूगल में, यूट्यूब में, कहीं पर भी मिल सकता है, और ये बहुत ईजी है, तो इसे थोड़ा देखिएगा। कार्ल रोजर्स, थोड़ा समझने में पहले दिक्कत होगी, लेकिन समझ आएंगे, ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो। उसके बाद टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक और लर्निंग सेंट्रिक, ये तो बहुत ही आसान है कि कहाँ पर टीचर केंद्रित है और कहाँ पर केंद्र में बच्चे को रखा जा रहा है, कहाँ पर विषय को केंद्र में रखा जा रहा है, इसी को ही समझना है। क्वेश्चन को देख के समझना है और आंसर करना है। उसके बाद क्रिटिकल पेडागोजी और एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी, किस तरह से जो क्लासरूम डाइवर्सिटी के साथ आप डील करेंगे, ठीक है, उसको समझना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, टाइप्स कितने प्रकार के हैं, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, ये सब आपको यूट्यूब में ना कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो आपको लाइन बाय लाइन समझा देंगे, तो आपको उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे ही अंधे की तरह कोई बुक लेकर मैं पढ़ दूंगी तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। लाइन बाय लाइन जो पढ़ा देते हैं, जो नोट्स वगैरह प्रिफर कर देते हैं, तो उन्हें थोड़ा देख लेना, ठीक है। और ये थोड़ा मतलब हार्ड होता है, ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये पार्ट थोड़ा हार्ड लगता है, वरना असेसमेंट और इवैल्यूएशन वो तो ईजी लगता है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी ईजी रहता है, ठीक है। असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये बहुत ही ईजी है, आप गूगल से पढ़ के भी समझ सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, आज लर्निंग क्या है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर हिंदी में पढ़ लेती हूँ, मुझे हिंदी ज़्यादा मतलब ईजी लगता है इंग्लिश के मतलब तुलना में। लेकिन आपके लिए मे बी इंग्लिश ईजी रहेगी, तो देख लीजिएगा। इंग्लिश में पेडागोजी पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब में। टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरह स्टेप्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, असेसमेंट इन को स्कोलास्टिक एरिया, NCA 2005, ये सारे बहुत ही ईजी हैं। मतलब अगर आप समझ सकते हैं तभी आपको ईजी लगेगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही सुन लेंगे या फिर किसी को ब्लाइंडली आप देखेंगे, तब तो सबसे आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। कॉपी ले लीजिए, छोटे छोटे पूरा लाइन बाय लाइन, जिस तरह से यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं वैसा नहीं लिखना है। मतलब एक बड़ा सा लाइन कोई समझा रहा है तो आपको उसको नहीं उठाना है डायरेक्ट, उसको आपको छोटा करना है। आप अपने हिसाब से आपने उसको क्या समझा, ठीक है, आपने उसके बारे में जो यूट्यूब में टीचर ने जो पढ़ाया उसको आपने कैसा समझा, क्या समझा, उसको आपको लिखना है अपने कॉपी पर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट समझ में आएंगे। और इसलिए नहीं पढ़ें कि बस 53 या 68 रखने से पास हो जाएंगे, और आपको 100+ टारगेट रखिए, क्योंकि ओएसटेट में जो है हिंदी में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, 60 में से आप 50 से ऊपर ला सकते हैं। उड़िया इंग्लिश तो ऐसे ही आप मतलब 20-20 40 है, वहाँ पे भी आप क्या है 30+ ला सकते हैं, ठीक है। पेडागोजी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, अगर 30 मार्क आप छोड़ भी देते हैं तब भी आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी आरएचटी के जो भी सिलेबस होता है पेडागोजी के लिए, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको वो दोबारा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि एक ही बार में पास कर जाएं, क्योंकि अगर टारगेट 100+ रखेंगे तो आप ऐसे ही पास हो ही जाएंगे, ठीक है। और 100+ ही टारगेट रखिए, सिर्फ पास करने का सोच मत रखिए, आगे चलकर आपको LTR देखने को मिलेगा।
ठीक है।